हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। आज क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 17 छोटा सा टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। और जो टॉपिक का नाम है वो हमारे पास है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। +2 के अंदर स्टूडेंट्स चले जाते हैं, बट उनको प्रोविजन रिजर्व की जो डेफिनेशंस वगैरह होती है और उसकी जो मीनिंग होते हैं उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो ये बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। थियोरेटिकल ज़रूर है बट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो भी वर्ड हम यूज़ करने वाले हैं उसका मीनिंग हमें समझना है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक प्रोविज़न और एक रिजर्व। प्रोविजंस एक्चुअल में क्या होते हैं? प्रोविजंस होते हैं, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ़ अ अमाउंट, यानी ऐसा कोई भी अमाउंट जो किसी नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए डिटरमाइन विद रीजनेबल एक्यूरेसी, यानी प्रोविज़न का मतलब होता है कि प्रॉफिट में को डेबिट करते हुए जो भी पैसा हम अलग रख देते हैं नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोविजंस कहते हैं। कंपनी एक्ट बना हुआ है, कंपनी एक्ट 2013 है। उस कंपनी एक्ट में सारी डेफिनेशन सभी दी गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोविज़न वर्ड है वो किसको रेफर करता है? प्रोविज़न वर्ड होता है द अमाउंट, यानी कि वो पैसा जो क्या किया गया है? रिटर्न ऑफ किया गया है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है उसको ख़त्म कर दिया गया है, या रिटेन्ड। रिटेन मीन्स अपने पास रखा गया है। बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम कर चुके हैं, जनरल एंट्री में आया था। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो यूज़ बाय यूज़, उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज़ होता है, और डिक्रीजिंग जो वैल्यू होती है किसी एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स की, वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। यानी किसी भी एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है, यानी डेप्रिशिएट होता है, डिमिनिशिंग होती है, कमी आती है, उस कमी को पूरा करने के लिए जो अमाउंट हम राइट ऑफ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोविज़न कहते हैं। यानी एसेट्स की कमी के लिए जो अमाउंट बनाया जाता है। और दूसरा है द अमाउंट रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लाइबिलिटीज़, यानी हमारी किसी भी एसेट्स की वैल्यू में डेप्रिशिएट होना, कमी आना, या फिर ऐसी कोई भी नॉन लाइबिलिटी, यानी फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर यानी भविष्य से रिलेटेड। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है वो पेमेंट जो हमें पे करनी है, आउटसाइडर से जो भी पे करना है उसको हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज़ कहते हैं। नॉन का मतलब वो लाइबिलिटी जो मुझे पता है। तो प्रोविजंस नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए या फिर एसेट की डेप्रिसिएशन वैल्यू के लिए एक बनाया गया अलग से अमाउंट है जो इसके लिए अलग से रखा जाता है। तो नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए और डेप्रिसिएशन के लिए अलग से जो भी हम अमाउंट क्या करते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं प्रॉफिट को डेबिट करते हुए, वही क्या कहलाता है? प्रोविज़न कहलाता है। यानी प्रोविज़न जो वर्ड होगा, चाहे प्रोविज़न है चाहे रिजर्व है, ये दोनों ही फ्यूचर से रिलेटेड है। यानी भविष्य में आने वाली जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं। वो पहले से ही तैयार रहना क्या कहलाता है? प्रोविज़न एंड रिजर्व कहलाता है। तो प्रोविजंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रोविज़न बनाया जाता है वो फ्यूचर की उन लाइबिलिटीज़ के लिए बनाया जाता है जो क्या होती है? नॉन लाइबिलिटीज़ होती है। यानी जिन लाइबिलिटीज़ को हम जानते हैं, हमें पता है कि भविष्य में ये लाइबिलिटी आने वाली है, उसके लिए जो पहले से एडजस्टमेंट करके रखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोविज़न कहते हैं। तो ये तो है डेफिनेशन ऑफ प्रोविज़न। उसके बाद हम एग्जांपल्स देखते हैं कि प्रोविज़न किस किस प्रकार के होते हैं, यानी कौन कौन से प्रोविज़न हम बनाकर चलते हैं। एक होता है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, जैसे हमने स्टेटमेंट यानी डेफिनेशन में पढ़ा। किसी भी एसेट का डेप्रिसिएशन जो होता है, हमें पता है हमने आज एसेट्स ली है तो 100% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगी। वो कितना होता है वो अलग अलग एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी हर एसेट की वैल्यू साल दर साल क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ये हमें कन्फर्म है। तो उस डेप्रिसिएशन के लिए जो भी हम पहले से ही एक एस्टिमेट लगा के चलेंगे, दैट इज़ द प्रोविज़न, उसे हम बोलेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। इसी तरह होता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, यानी 31 मार्च के बाद, यानी फाइनेंशियल ईयर जैसे ही ख़त्म होता है 31 मार्च के बाद हमें अपनी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। तो वो टैक्स हमें पे करना है, फ्यूचर में पे करना है। उसके लिए अगर हम पहले से ही कुछ पैसा अलग निकाल कर रख लेते हैं कि हम ये टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। यानी ये सभी फ्यूचर से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ है जो हमें देनी पड़ेगी, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये वो लाइबिलिटीज़ है। और सभी लाइबिलिटीज़ नॉन लाइबिलिटीज़ है। नॉन का मतलब ऐसी लाइबिलिटीज़ है जो हमें ऑलरेडी पता है। तो नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए जो हम
पहले से ही एक बंदोबस्त करके रखेंगे कि हमें ये पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो अलग से हम अमाउंट निकाल के रखेंगे, दैट इज़ अ प्रोविज़न। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, सिमिलरली प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हम कर चुके हैं। डेटर्स इज़ आवर एसेट्स, डेटर हमारी एसेट्स होती है, वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है। और बैड डेब्ट वो होते हैं जो हमारा पैसा डूब जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट बोलते हैं। हर साल 31 मार्च जैसे ही ख़त्म होगा, तब हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हर साल ये फिक्स होता है कि कुछ ना कुछ हमारा पैसा डूब जाता है, यानी कुछ ना कुछ डेटर्स ऐसे 100% होते हैं जो हमें हमारा पैसा पे नहीं करते। हो सकता है 2% हो, 3% या 4%। तो इस नुकसान के लिए भी हम पहले ही प्रोविज़न बना लेते हैं बैड डेब्ट्स के लिए कि पैसा डूबेगा, ये कंफर्म है। कितना डूबेगा वो बात की बात है, बट डूबेगा ज़रूर, थोड़ा थोड़ा पैसा ज़रूर डूब जाता है किसी भी फर्म के अंदर। तो बैड डेब्ट्स का भी अब पहले ही जो अंदाज़ा लगा लेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स बोलेंगे। इस तरह होता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर को डिस्काउंट दिया जाता है। डेटर मतलब जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, हम उसको क्या करते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं। डिस्काउंट भी, जब डेटर को हम डिस्काउंट देंगे पेमेंट के वक्त, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ये हम कर चुके हैं डिस्काउंट के टॉपिक में। तो कैश डिस्काउंट जो हम देंगे डेटर्स को, वो भी कंफर्म है कि कोई ना कोई डेटर जब मुझे पैसे देने आएगा, हो सकता है उसको डिस्काउंट देना पड़ जाए। तो ये डिस्काउंट जो हमें डेटर्स के ऊपर देना पड़ेगा, इसको भी हम पहले ही एस्टिमेट करके चलते हैं। तो इसका भी प्रोविज़न बनाया जाता है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और इसी तरह से बनता है प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स को रिपेयर कराने के रिगार्डिंग भी हमें प्रोविज़न बनाना पड़ता है। तो इस तरह से नॉन लाइबिलिटीज़, यानी भविष्य में आने वाली, यानी फ्यूचर में आने वाली किसी भी नॉन लाइबिलिटीज़ या नॉन पेमेंट के लिए जो मुझे पता है कि मुझे देना पड़ेगा, उसके बारे में पहले से ही अमाउंट अलग से रख लेना क्या कहलाता है, प्रोविज़न कहलाता है। प्रोविज़न के फीचर्स क्या होंगे, प्रोविज़न मेड टू मीट अ नॉन लाइबिलिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये। प्रोविज़न उन लाइबिलिटीज़ को मीट करता है जो नॉन होती है, जो लाइबिलिटीज़ हमें पहले से ही पता होती है कि ये लाइबिलिटी हमें भविष्य में देनी पड़ेगी, तो उसके बारे में पहले जो हम प्रोविज़न बनाते हैं, दैट इज़ प्रोविज़न। नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए बनाया जाता है, इसका सबसे पहला फीचर्स है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, जो लाइबिलिटी है जिसके लिए प्रोविज़न बना रहे हैं, वो लाइबिलिटी तो नॉन होती है, हमें ये पता है कि ये लाइबिलिटी आने वाली है, बट जो उसका अमाउंट होता है ऑफ सच लाइबिलिटीज़ कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी, यानी उसके ऊपर आने वाला जो अमाउंट होगा उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट है यानी हमारे डेटर्स का पैसा डूबेगा, ये तो पता है हमें, लेकिन कितना डूबेगा, 2000 डूबेंगे, 3000, 4000, 5000, ये पता नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी इसका एक फीचर है, लाइबिलिटी नोन तो होती है, लेकिन जो लाइबिलिटी का अमाउंट होता है इट इज़ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते। दूसरा जो प्रोविज़न होता है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट बनाया जाता है, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चीज़ हम जब फाइनल अकाउंट करेंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जो प्रोविज़न होगा वो किसके अगेंस्ट बनाया जाता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट बनाया जाता है। तो कोई भी चीज़ मैं प्रॉफिट में से निकालूंगा तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, रिड्यूस द प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट में से, यानी प्रॉफिट को डेबिट करके हम प्रोविज़न को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। यानी प्रोविज़न जो होता है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बात आता है इम्पोर्टेंस, यानी प्रोविज़न के इम्पोर्टेंस क्या क्या महत्व है। सबसे पहला, हम हर साल ये जानना चाहते हैं कि फ़र्म को कितना प्रॉफिट हुआ। तो किसी फर्म का बिल्कुल सही प्रॉफिट जानने के लिए, यानी कि ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए वी नीड अ प्रोविज़न। तो किसी भी फर्म का एक ट्रू नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, एक सही बिल्कुल एग्जैक्ट जो 100% सही होगा, अगर वो प्रॉफिट हम जानना चाहते हैं तो वी नीड प्रोविज़न, तो हमें प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन। एक तो होता है नेट प्रॉफिट, यानी जब साल ख़त्म होता है तो एक बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा कि उसे साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ और उसकी साल के एंड में पोजीशन क्या थी, यानी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। तो इन दोनों को जानने के लिए 31 मार्च को फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, जो भी हम करेंगे आगे। तो नेट प्रॉफिट भी हम सही जानना चाहेंगे, ट्रू नेट प्रॉफिट जानना चाहेंगे, और जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको भी हम ट्रू यानी कि सही जानना चाहेंगे। इन दोनों के लिए मेरा नेट प्रॉफिट सही हो, फाइनेंशियल पोजीशन भी सही हो, इसीलिए हमें प्रोविज़न बनाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेस इन द फ्यूचर, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए बनाया जाता है। तो इसका मतलब जो फ्यूचर में आने वाले लॉसेस हैं उनको मीट करने के लिए ये भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि मुझे पता है कि भविष्य में मुझे ये चीज़ पे करनी है, तो पहले ही मैंने उसका
बंदोबस्त करके रखा हुआ है। तो ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंस है। फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, ये सारे हम जब प्रॉफिट एंड लॉस काउंट कर लेंगे तब ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। जो जितने भी एक्सपेंसेस है उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। तो प्रोविजंस की जो सबसे मेन खासियत है, फ्यूचर से रिलेटेड होता है, फ्यूचर की लाइबिलिटी से रिलेटेड होता है, लेकिन उन लाइबिलिटी से रिलेटेड होता है जो नॉन लाइबिलिटीज़, यानी जो लाइबिलिटी मुझे पता है उसके बारे में जो हम पहले से ही एक बंदोबस्त करके रखेंगे उसे हम बोलते हैं प्रोविजंस। के बाद बारी आती है रिजर्व। तो दो वर्ड हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक प्रोविज़न और एक रिजर्व। प्रोविज़न और रिजर्व दोनों ही फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। फ्यूचर की जो लाइबिलिटीज़ होती है उनको मीट करने के लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं और उसके लिए प्रोविज़न और रिजर्व बनाए जाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं रियल लाइफ से। जैसे हम बच्चों को देखते हैं घर के अंदर कि कोई बच्चा सोचता है कि भाई मैं दिवाली के ऊपर साइकिल लेके आऊँगा, तो वो क्या करता है, अपने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर देता है गुल्लक के अंदर। तो गुल्लक के अंदर वो पैसे इकट्ठे करेगा, कभी 100 डाले, कभी 200, कभी 300, कभी 400। फिर दिवाली वाले दिन उसने वो पैसा इकट्ठा किया और फिर उस पैसे से क्या किया, उसने वो साइकिल परचेज़ कर ली। तो एक हिसाब से उस बच्चे ने क्या किया, भविष्य के लिए एक नॉन लाइबिलिटी देखी उसने, यानी नॉन नीड देखी कि मुझे भाई उस दिन साइकिल चाहिए। तो उसने पहले से ही क्या किया, गुल्लक में पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये जो पहले से ही वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोविज़न बोलते हैं। तो प्रोविज़न और रिजर्व दोनों भविष्य से ही रिलेटेड होते हैं, बस फ़र्क क्या होता है, जो प्रोविज़न बनाया जाता है वो बनाया जाता है नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए, यानी उन लाइबिलिटीज़ के लिए बनाया जाता है जो हमें पता है कि भाई वो मुझे पे करनी पड़ेगी। इसके आगे उल्टा जो रिजर्व होता है, रिजर्व भी क्या होता है, फ्यूचर से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन जो रिजर्व बनाया जाता है वो अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए बनाया जाता है। अननोन लाइबिलिटीज़, ये सबसे बड़ा फ़र्क है प्रोविज़न और रिजर्व में। वो नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए था, ये अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए था। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि भविष्य का क्या पता है, कब क्या दिक्कत आ जाती है। इसी प्रकार जब हम किसी बिज़नेस को रन करते हैं तो उसमें भी कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती है कि भविष्य में, फ्यूचर में पता नहीं कब क्या दिक्कत आ जाए, कहाँ नुकसान हो जाए। तो फ्यूचर से रिलेटेड किसी भी लाइबिलिटी के लिए या किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए हम पहले से ही पैसा इकट्ठा करते हैं अलग से, ताकि भविष्य में हमें एकदम दिक्कत ना हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोविज़न एंड रिजर्व बोलते हैं। तो रिजर्व सीधा सीधा बिलोंग करेगा किससे, अननोन लाइबिलिटीज़। तो मीनिंग की बात करते हैं, रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट, यानी रिजर्व वो पैसा है जो हमने सेट यानी अलग से रखा हुआ है। कहाँ से निकाला, आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी ये पैसा हमने कहाँ से निकाला है, प्रॉफिट में से निकाला है। जैसे हमें 31 मार्च को प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा हम अलग निकाल के रख देते हैं अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए, तो उस को हम क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। और ये जो पैसा मैंने अलग निकाला है, ये किस चीज़ को मीट करता है, यानी किस चीज़ को पूरा करने में हेल्प करता है, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, यानी ये भविष्य में आने वाली उन अनिश्चितताओं को पूरा करता है जो एक्चुअल में हमें पता ही नहीं। तो अननोन लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए हम जो पैसा इकट्ठा करते हैं हर साल प्रॉफिट से, दैट इज़ रिजर्व। इन अदर वर्ड्स, अ रिजर्व इज मीन्ड फॉर मीटिंग एनी अननोन लाइबिलिटीज़, यानी रिजर्व वो पैसा है जो भविष्य में किसी अननोन लाइबिलिटीज़ या लॉस इन अ फ्यूचर को मीट करने के लिए क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। तो रिजर्व और प्रोविज़न दोनों ही फ्यूचर से रिलेटेड है, बट दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिजर्व की जगह हम फंड का यूज़ भी कर सकते हैं, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, फंड रिजर्व भी बोल सकते हैं, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये काफ़ी रिजर्व्स होते हैं जो हम हर साल प्रॉफिट में से बनाते हैं। अब बात करते हैं हम रिजर्व के फीचर्स की। तो जो रिजर्व हमने पढ़े हैं ये आगे आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे और +2 में काफ़ी डीपली हम इनको समझ पाएंगे। अब बात करते हैं हम फीचर्स की। प्रोविज़न का सबसे पहला फीचर क्या था, प्रोविज़न का सबसे पहला फीचर था वो नॉन लाइबिलिटीज़ को मीट करता है। तो रिजर्व का सबसे पहला फीचर क्या हो जाएगा कि ये अननोन लाइबिलिटीज़ को क्या करता है, मीट करता है। और इसका फीचर क्या होता है, इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी ये किस में से बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट के अंदर से ये बनाया जाता है। जब 31 मार्च को हम किसी फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट, उसी में से कुछ परसेंटेज अलग से निकाल के रिजर्व बना लिया जाता है।
दूसरा इसका फीचर क्या है, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट अ लीगल नेसेसरी, यानी कि रिजर्व बनाना किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म के लिए कंपलसरी नहीं होता, यानी कानूनी रूप से कंपलसरी नहीं है कि उसको बनाना ही बनाना पड़ेगा, उसकी मर्जी होती है। हर कंपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिजर्व बनाती है, यानी लीगली कोई नेसेसरी नहीं होता। नॉर्मली इट इज़ नॉट क्रिएटेड टू मीट एंड नॉन लाइबिलिटीज़, यानी ये भी एक इसका फीचर हो गया ना कि ये नॉन लाइबिलिटीज़ नहीं, अननोन लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए बनाया जाता है। रिजर्व रिप्रेजेंट एक्लूमेटेड, एक्लूमेटेड का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो बांटा नहीं गया प्रॉफिट, क्योंकि रिजर्व कहाँ से बनाया जाता है, प्रॉफिट के अंदर से ही बनाते हैं। तो इसका मतलब रिजर्व उस प्रॉफिट का पार्ट है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहा, यानी जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का प्रॉफिट 2 लाख रुपए होता है, तो कंपनी उसका 10% यानी कि 20,000 रुपये रिजर्व के तौर पे अपने पास रख लेती है। तो 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 रुपये कंपनी ने रिजर्व के तौर पे अपने पास रख लिया। तो ये जो रिजर्व बनाया कहाँ से बनाया, ये प्रॉफिट में से बनाया हुआ है। और बाकी जो प्रॉफिट होता है वो जो भी उसके फर्म के पार्टनर हैं, कंपनी के जो भी पार्टनर्स वगैरह होते हैं, जो भी उसके मालिक होते हैं, उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो जो प्रॉफिट उन्होंने बांट लिया और जो रिजर्व बचा हुआ था वो किस में से बनाया था, अपने प्रॉफिट से, लेकिन वो अलग रखा हुआ है। तो ये एक क्या कहलाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहलाता है ये, यानी ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो उसके मालिकों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, इसलिए हम इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्लूमेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ये भी इसका एक फीचर हो जाएगा। दूसरा, व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड, इन्वेस्टेड का मतलब होता है कि अपना पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देना। जैसे कहीं हमने ज़मीन खरीद ली, किसी कंपनी के हमने शेयर खरीद लिए, किसी बैंक में हमने एफडी करवा ली, पोस्ट ऑफिस में हमने करवा लिया, यानी बाहर कहीं भी हम पैसा जो होता है ना, रिजर्व का जो पैसा होता है, हम वो कहीं भी बाहर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे, रिजर्व के फीचर्स थे। ठीक है, इंपॉर्टेंस आप इसको रीड करिएगा। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। एज ए थ्योरेटिकल ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। सबसे पहले तो मीनिंग की बात करते हैं, जो हमने दोनों का मीनिंग पढ़ा है वहाँ से इनके डिफरेंसेस खुद भी जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोविजन क्या था, इट इज़ क्रिएटेड टू मीट टू नॉन लाइबिलिटीज़, ये नॉन लाइबिलिटीज़ को मीट करता है, जबकि रिजर्व अननोन लाइबिलिटीज़ को मीट करता है। दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंसेस। लीगल नेसेसरी की बात करें, जैसे भी रिजर्व की हम बात कर रहे थे, जो प्रोविज़न का क्रिएशन होता है ना, ये किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी के लिए लीगल नेसेसरी होती है, यानी कि कानूनी तौर पर जो प्रोविज़न बनाना कंपलसरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। जबकि रिजर्व, जैसे हमने फीचर में पढ़ा भी था, रिजर्व जो होता है वो लीगल तौर पे नेसेसरी नहीं होता। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, एक डिफरेंस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी इसके क्या ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेप्ट एंड अदर स्पेसिफाई लाइबिलिटीज़। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है, डाउटफुल डेप्ट होता है, या कोई भी नॉन लाइबिलिटीज़ होती है, उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। जबकि जो रिजर्व का ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन टू द बिजनेस, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। क्योंकि रिजर्व किसके बनाया जाता है, अननोन लाइबिलिटीज़, यानी कोई एकदम अचानक किसी प्रकार का नुकसान हो गया तो उसको पूरा करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रिजर्व का। तो इससे क्या मिलती है, बिजनेस को स्ट्रेंथ मिलती है। मोड ऑफ क्रिएशन, यानी किस तरह से बनाया जाता है, जो प्रोविज़न होता है वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने से पहले ही प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को डेबिट करके बनाया जाता है। यानी जब 31 मार्च आएगा हमारे पास, 31 मार्च, हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक अकाउंट बनाते हैं जिसको फाइनल स्टेटमेंट बोलते हैं, उसमें बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ गए। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो पूरा बनने से पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके हम क्या करते हैं, प्रोविज़न को जनरेट करते हैं। जबकि रिजर्व कैसे बनाया जाता है, P&L को डेबिट नहीं करते, जब हमारा पूरा फाइनल अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है, P&L अकाउंट बंद हो जाता है, उसके बाद एक अकाउंट और बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो रिजर्व होता है वो कहाँ से बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के से बनाया जाता है। यानी ये P&L बंद होने से पहले बन जाता है और ये P&L बंद होने के बाद बनता है, ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जो प्रोविज़न का पैसा होता है और जो रिजर्व का पैसा होता है, जो प्रोविज़न का पैसा होता है नेवर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, यानी जो पैसा हमने प्रोविज़न का अलग निकाल के रखा हुआ है ना, वो पैसा हम बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जबकि रिजर्व का जो पैसा है हम वो बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेन इनके डिफरेंसेस थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको रीड करिएगा।
प्रोविजन ऑफ रिजर्व की अगर आपने फीचर्स कर लिए तो डिफरेंसेस आप अपने आप इसको लिख पाएंगे। तो रिजर्व यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ रिजर्व। रिजर्व कितने प्रकार के होते हैं? रिजर्व दो प्रकार के होंगे, एक तो होता है रिवेन्यू रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व में दो टाइप होती है, एक जनरल रिजर्व होते हैं और एक स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। तो रिजर्व की दो टाइप होगी, रिवेन्यू कैपिटल। रिवेन्यू की भी दो टाइप होगी, जनरल और स्पेसिफिक रिजर्व। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिवेन्यू रिजर्व की। तो रिवेन्यू रिजर्व क्या होता है? रिवेन्यू रिजर्व, दीज रिजर्व कम इनटू एक्सचेंज आउट ऑफ अ प्रॉफिट। यानी जो चीज़ प्रॉफिट से निकल के आती है ना, जो चीज़ सीधा प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट डालती है उसको हम रिवेन्यू बोलते हैं, आप याद रखिएगा। ऐसी कोई भी चीज़ जो सीधा सीधा किसके ऊपर इफेक्ट डालती है, प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट डालती है, उसको हम किससे बिलोंग करते हैं? हमेशा रिवेन्यू से। तो रिवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो किससे बनाए जाते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट के अंदर से बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। ठीक है। तो रिवेन्यू रिजर्व में दो प्रकार के रिजर्व हैं, एक तो है जनरल रिजर्व और दूसरा है स्पेसिफिक रिजर्व। ये भी सिंपल सी बात है। जनरल रिजर्व हम उस रिजर्व को बोलते हैं जिसका पैसा हम फ्यूचर में किसी भी प्रकार के लॉस को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एक जनरल रिजर्व बनाया और फ्यूचर में किसी भी लॉस के लिए मुझे जरूरत पड़ती है तो उसका पैसा हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अपने घर में गुल्लक बनाई, उसके अंदर हम पैसा इकट्ठा करते हैं। हमने सोचा भाई कहीं भी काम आएगा तो हम उसका यूज़ कर लेंगे, तो पैसा इकट्ठा हो गया। कहीं डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर को देने के लिए, या कहीं मैरिज में जरूरत पड़ गई, या किसी एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमने पहले ये नहीं देखा था कि हम किसके लिए यूज़ करेंगे, बस हमने रिजर्व बना के रख लिया, जहाँ भी आएगा वहाँ भी हम उसका यूज़ कर लेंगे। तो जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो किसी स्पेसिफाई काम के लिए नहीं बनाया जाता। तो अगर हम इसका वो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, तो यूजुअली द बिजनेसमैन डू नॉट विड्रॉ द एंटायर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। यानी कोई भी बिजनेसमैन सारा प्रॉफिट नहीं निकाल लेता, वो कुछ पैसा रिटेन अ पार्ट ऑफ इट इन द बिजनेस टू मीट अनफोर्सिन फ्यूचर्स अनसर्टेनिटीज़। यानी जितना भी प्रॉफिट होता है बिजनेसमैन को, वो सारा प्रॉफिट नहीं निकालता, कुछ हिस्सा वो भविष्य में आने वाली अनसर्टेनिटी के लिए वो बचा के रखता है। प्रॉफिट सो रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर अ रेनी डे आर नोन एज अ जनरल रिजर्व। यानी जो भी पैसा भविष्य में प्रॉफिट में से निकाल के एक रेनी डे के लिए रखा जाता है। रेनी डे का मतलब किसी भी ऐसे दिन के लिए जब रेनी मतलब बारिश का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, कोई ऐसा भी दिन आ सकता है जब बिजनेस में मुश्किल हो जाए और बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़े, तो वहाँ से उस रिजर्व को क्या कर सकता है? वो यूज कर सकता है। तो जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो किसी स्पेसिफाई लाइबिलिटी को मीट नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व बोलते हैं। उसके बाद बात आती है स्पेसिफिक रिजर्व। अब नाम से पता चल रहा है ये वो रिजर्व होते हैं जो किसी स्पेसिफाई लाइबिलिटीज़ के लिए बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा अभी मैंने पैसे इकट्ठे शुरू किए और मैंने कहा भाई मेरे को बाइक लेनी है, तो इसका मतलब मैंने वो पैसे इकट्ठे किसके के लिए किए हैं? वो बाइक के लिए किए हैं। तो वो एक स्पेसिफाई रिजर्व हो गया कि मुझे बाइक के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। तो स्पेसिफाई रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो किसी स्पेसिफाई पर्पज़ के लिए इकट्ठा किया जाता है। इसको कहते हैं सच अ रिजर्व इज़ क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पज़। जो स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम स्पेसिफाइड रिजर्व कहते हैं। तो इसमें कई प्रकार के रिजर्व होते हैं। डिविडेंड इक्वेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ एसेट्स, सॉरी रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। तो डिविडेंड तो अब भाई आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये +2 में आएगा, हम इसको यहाँ से समझते हैं। रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट का मतलब होता है, मान लो हमारे पास एक मशीन है 10 लाख रुपए की और उसकी लाइफ 10 साल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज से 10 साल बाद जब वो मशीन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो 10 साल बाद फिर दोबारा मुझे एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, और जब हम 10 साल बाद मशीन खरीदेंगे तो 10 लाख की मशीन फिर मुझे दोबारा चाहिएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आज से ही एक अलग पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं उस मशीन को रिप्लेसमेंट करने के लिए। तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे, 10 साल बाद वो पैसा इकट्ठा होगा और उस पैसे से हम क्या करेंगे? नई मशीन खरीद लेंगे। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट स्पेसिफाई वर्क हो गया ना। तो स्पेसिफाई केस में जो रिजर्व बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजर्व बनने वाले हैं, हम +2 में इनका सबका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आप अच्छे से इनको पढ़ना है। ये 3-4 रिजर्व आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट वो पैसा होता है जो हमने बाहर लगाया हुआ है बिजनेस से। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव होना। तो ये रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो इसका मतलब हमने क्या किया? बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी। उस शेयर की वैल्यू हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए और हमें प्रॉफिट हो। बाई चांस अगर किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उस कमी को, उस नुकसान को पूरा करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोला जाता है।
तो इस रिजर्व का काम क्या होता है, इसका भी एक स्पेसिफाई काम हो गया कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के नुकसान को पूरा करने के लिए, अगर बाई चांस, होता नहीं है, क्या पता हो या ना हो, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार की कमी आ जाती है, यानी वहाँ नुकसान होता है या लॉस होता है, उस लॉस को कवर करने के लिए हम जो रिजर्व बनाते हैं उसके क्या बोलते हैं, हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी आएगी उसको कवर करने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। उसके बाद आता है वर्क्समैन कंपनसेशन फंड या वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व भी बोल सकते हैं। नाम से देखिए, वर्क्समैन का मतलब होता है वर्कर, कंपनसेशन मतलब होता है हिंदी में क्षतिपूर्ति बोल सकते हैं इसको, कि उसकी किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है उसको हम पूरा करेंगे। मान लीजिए हमारी फैक्ट्री के अंदर मशीन चल रही है और वर्कर उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, और बाई चांस किसी वर्कर के साथ यानी किसी भी हमारे कर्मचारी के साथ कोई हादसा हो जाता है, बाई चांस उसका हाथ मशीन के अंदर आ जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी वर्कर के साथ हमारे फैक्ट्री में काम करते वक्त, तो उस वक्त उस वर्कर के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा उसका हॉस्पिटल का या कोई भी खर्चा होगा वो किसको उठाना पड़ेगा, उस फर्म को या उस कंपनी को उठाना पड़ेगा जिसमें वो वर्कर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो ऐसा एक फंड बनाया जाता है जो वर्कर्स के लिए बनाया जाता है, और ये रिजर्व उस वक्त यूज किया जाता है जब किसी वर्कर्स को किसी प्रकार का हमें क्या देना पड़े, कंपनसेशन देना पड़े। तो ये भी एक स्पेसिफाइड रिजर्व हो गया। तो यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ क्रिएटेड टू मीट कंपनसेशन पेबल टू वर्कर्स इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड और अननोन इवेंट और एन एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट का हमें पता नहीं होता होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है। तो वर्कर्स के साथ होने वाले किसी भी अनएक्सपेक्टेड या अननोन इवेंट के अगेंस्ट अगर हमें कोई कंपनसेशन देना पड़ता है तो हम ये रिजर्व बनाते हैं। तो है तो रिजर्व ही है लेकिन एक स्पेसिफाई काम के लिए बनाया गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व बोलेंगे। तो इसका पैसा वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए ही यूज करेंगे, किसी दूसरे काम में इसका पैसा यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर्स एक प्रकार का लोन होता है, +2 में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। डिवेंचर एक प्रकार क्या होता है, लोन होता है। रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस देना, रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस देना। तो डिवेंचर फर्म के लिए क्या होता है, कंपनी के लिए एक प्रकार का लोन होता है, और रिडम्पशन का मतलब है उस लोन को हम क्या करेंगे, पैसा वापस करेंगे। जैसे मान लो किसी कंपनी ने 10 लाख रुपए का डिवेंचर्स ले लिया, यानी कि लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, और 5 साल बाद वो पैसा क्या करना है, रिडम्पशन यानी वापस करना है। तो 5 साल बाद 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी आज से ही कुछ पैसा क्या करेगी, अलग इकट्ठा करना शुरू कर देगी, ताकि 5 साल बाद या 10 साल बाद उसकी पेमेंट कर सकें। तो ये एक रिजर्व बनाया जाता है किसके लिए, टू रिडम्पशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर की रीपेमेंट करने के लिए, यानी इस लोन की रीपेमेंट करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोलते हैं। यानी किसी भी स्पेसिफाई नाम से कोई रिजर्व बनाते हैं, भाई इस काम के लिए हमें पैसा चाहिएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफाई रिजर्व बोलेंगे। अदरवाइज नॉर्मल रिजर्व है तो उसको हम क्या कहेंगे, जनरल रिजर्व बोलेंगे। तो ये तो बात हो गई रिवेन्यू रिजर्व की। उसके बाद बात आती है किसकी, कैपिटल रिजर्व की। जैसे मैंने भी बताया रिवेन्यू रिजर्व, रिवेन्यू जब भी आ जाता है तो रिवेन्यू का मतलब होता है हमारी नॉर्मल एक्टिविटी से होने वाली जो भी चीज़ होगी वो क्या कहलाएगा, रिवेन्यू कहलाएगा। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जितना भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, एंड अर्न बिजनेस फ्रॉम द एनी सोर्सेज, द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ सच कैपिटल प्रॉफिट्स आर नोन द कैपिटल रिजर्व। यानी हमें फ़ायदा कहाँ कहाँ से हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल का मतलब होता है बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट होता है। यानी हम प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांट के चलते हैं, एक हम बांट के चलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एक हम बांट के चलते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से हमें मिलता है, लगातार मिलता जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। और अब नॉर्मल प्रॉफिट यानी कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं अब नॉर्मल। कुछ प्रॉफिट ऐसे होते हैं जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से हमें नहीं मिलते, कभी कभार मिल जाते हैं। तो कभी कभार होने वाले प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। तो ऐसा जो भी रिजर्व जो किसके लिए बनाया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट के लिए कोई रिजर्व बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ सच कैपिटल प्रॉफिट, यानी जो कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनता है आर नोन एज अ कैपिटल रिजर्व। तो किस किस प्रकार के होते हैं कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पे इस लाइन को पढ़िएगा, ये कहता है मुझे प्रॉफिट हुआ किस बात पे, सेल ऑफ एसेट, यानी किसी एसेट को बेचने से प्रॉफिट हो गया। जैसे कोई मशीनरी हमने 5 लाख की खरीदी थी और वो हमने किसी को 7 लाख रुपए में बेच दी, एसेट थी हमारी, हमें बड़ी मशीन लानी थी वो हमने बेच दी,
तो 5 लाख की मशीन हमने कितने बेच दी, 7 लाख रुपए में, तो हमें कितना प्रॉफिट हो गया, 2 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ ना, ये मेरी एसेट बेचने से हुआ है। हर बार थोड़ी हम मशीन बेचेंगे, तो ठीक है हमने बेच दी, जरूरत पड़ी तो ये नॉर्मल प्रॉफिट ना होगी, एक अब नॉर्मल प्रॉफिट है। ऐसे प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, कैपिटल प्रॉफिट बोला जाता है। और इन्हीं कैपिटल प्रॉफिट्स को जिन रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है रेवेन्यू और कैपिटल रिजर्व में, ये आपको रीड करना है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रोविजन और रिजर्व वाला टॉपिक कर पाएंगे। तो ये थ्योरेटिकल वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, +2 में बड़ा यूज़ होने वाला है। एक एक वर्ड्स का आप मीनिंग समझिएगा यहाँ पे, और कौन कौन सा रिजर्व होता है, कौन सा प्रोविजन होता है, दोनों का डिफरेंसेस। और फिर भी आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर डेफिनेशन में दिक्कत आती है तो आप मुझे राइट कर सकते हैं, मैं आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो आपका दूर करूँगा। थैंक यू, बाय एंड